हो गई। अब जो कोर बैंकिंग में है उनके मार्जिन्स पे दबाव पड़ सकता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे। हालांकि ये जो खबर है वो एनबीएफसीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन आज वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो बैंकिंग स्पेस एज सच पोस्ट 25 बेसिस पॉइंट कट क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने कई बार गीतू वित्तीय क्षेत्र को लेकर के एक टिप्पणी करी है और मैं यहाँ तक भी शायद आपके भी चैनल पे मैंने कहा था कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक, कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी ये होना अनिवार्य है। ब्याज दरों की कटौती का सिलसिला ये साल अगर आप देखने जाए जनवरी से अभी तक 1.25% की कटौती हुई है। करेक्ट। आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से टिप्पणियां माननीय गवर्नर साहब ने की अर्थव्यवस्था को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के, सकारात्मक नजरिया उभर करके आता है और संभव है। हाँ, अब ये वित्तीय वर्ष में जो करना था कर दिया है, मेरा ये भी मानना है। अब अगर कुछ करना होगा तो अगले वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल के पश्चात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और ये भी बात है, आपको दिखनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये संतुलन बना रहना चाहिए जी। जहां पर आपका मार्जिन स्प्रेड होता है, फिर नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो मैं अभी भी सकारात्मक हूं। काफी सारी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, क्षमा चाहता हूं, निजी क्षेत्र की बैंक से और मजबूत एनबीएफसी से, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, दो स्टॉक्स को सर, एक नैल्को जो आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, रिकॉर्ड हाई पे है, 270 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, हालांकि अपने रिकॉर्ड हाई से 2 रुपए नीचे। हिंदुस्तान कॉपर 365 के लेवल पे है, ये भी रिकॉर्ड हाई पे है, अपने ऑल टाइम हाई पे। और करीब करीब जो आज इसका हाई लगा था 370 प्लस का लगा था, अभी 365 के आसपास कामकाज कर रहा है। कॉपर के जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में वो काफ़ी रिकॉर्ड हाई पे है, उसके चलते हुए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू होगा इस समय? डेफिनेटली नेशनल नैल्को से अगर हम शुरुआत करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है, हायर हाइज एवरी वीक देखने को मिल रहा है। तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर डेफिनेटली आई विल स्टिल बाय दिस स्टॉक। 10 दिन की जो एवरेज अराउंड 262 एक सपोर्ट है, तो 262 का स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 285 एंड 300 दो टारगेट है। हिंद कॉपर मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 3-4 साल में कुछ अच्छा रिटर्न में, इफ यू लुकिंग फॉर अ स्टॉक, हिंद कॉपर इज अ स्टॉक। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, कॉपर प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बूम फ्रॉम करंट लेवल्स। आई एम एक्सपेक्टिंग कि चार्ट पे जो दिख रहा है तो एटलीस्ट आने वाले 1-2 साल में यहाँ से डबल भी हो सकते हैं कॉपर के प्राइसेस। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट अगर हम इंडियन इक्विटी मार्केट में बात करें तो हिंद कॉपर वुड बी द बिगेस्ट एडवांटेज उसके लिए। Buy on dips, 335 is a stop loss. Don't buy for short term. Minimum 2 years holding. Hind copper का टारगेट अराउंड 750 का है। ओके, गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक ऑल टाइम लो पे इस समय कामकाज कर रहा है स्टॉक। ईवी की स्टोरी तो अभी भी है, पर इस स्टॉक में अब दम नहीं लग रहा। क्या रिकवरी के चांसेस है? और दूसरा कि अगर ईवी की स्टोरी किसी को प्ले करनी है तो क्या दिग्गज कंपनियों के साथ ही रहे तो बेहतर रहेगा? मैंने हमेशा ये राय दी है कि अनुभवी और जानी मानी कंपनियां, मैं ये नहीं कहता कि ओला इलेक्ट्रिक अनुभवी नहीं है, लेकिन अगर आप तुलना करें तो बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स जो कि 2 पहिया वाहन बनाती है, और इनके पास पेट्रोल से चलने वाले वाहन भी हैं और इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन भी बाजार में उतारे हैं और अच्छा खासा कामकाज हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के पहले भी हमने चर्चा की तो दिक्कत है कि जिस प्रकार से उपभोक्ताएं नाराज हैं कंपनी से, कई कई महीनों से ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर उपभोक्ताओं के सर्विस के लिए खड़े हैं। 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो गए और उनको कोई जवाब देने वाला नहीं। कल परसों मैं पढ़ रहा था कि कुछ बड़ी मात्रा में ओला इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट नए सर्विस इंजीनियर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ गीतू कि मैनेजमेंट में बुद्धिमत्ता होती है कि नहीं होती। और रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें महीने दर महीने का, तो वो निरंतर पिछले 3 महीनों से गिरता हुआ जा रहा है। जो संख्या ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर,
और फिर वो बात कर रहे हैं कुछ जिगा फैक्ट्री की, ये वो। अरे भाई, जो कामकाज है जिसके लिए आप आईपीओ लेके आए थे और लोगों ने आपकी कंपनी में निवेश किया है, उसको तो संभाल लो पहले। नया कामकाज कर लेना जब आप ठीक ठाक कामकाज करो। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और 75 में आईपीओ, 76 में मेरे ख्याल से आईपीओ आया था गीतू जी। और आधे से कम हो गया है। कुछ एमसीएक्स ऑल टाइम हाई, बीएसई में अच्छा मोमेंटम, दोनों ही एक्सचेंजेस के स्टॉक पे क्या करना है? तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स में भी अभी भी बाय ऑन डिप्स, क्योंकि एमसीएक्स का डायरेक्ट रिलेशन वी कैन नेचुरल गैस, कॉपर, सिल्वर के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इवन गोल्ड के, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ेगा, ट्रेडिंग टर्नओवर। तो आई एम श्योर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आने वाले हैं। और आगे जाके मुझे लग रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग टू शूट अप, और जनरली विंटर सीजन में इवन नेचुरल गैस प्राइसेस गो अप, और सोने पे सुहागा है कि कॉपर भी अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से एमसीएक्स का रन अभी भी अच्छा रहेगा। हाई रिस्क टेकर्स कैन गो लॉन्ग, स्टॉप लॉस 10,105 के आसपास रख सकते हैं। ऊपर की तरफ 11,000 का लेवल मुझे दिख रहा है आने वाले 2-3 हफ्तों में। बीएससी में मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज शायद हो सकता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स थोड़े प्रेशर में है। ट्रेडिंग टर्नओवर्स आर गोइंग टू बी लेथार्जिक, क्योंकि दिसंबर इज जनरली वेकेशन मूड फॉर एफआईआईस। तो मुझे लगता है कि बीएससी में वेट कीजिए करेक्शन का। अराउंड 2700 अगर आता है तो हम रिव्यू करके वहां पे निवेश करेंगे। सो बाय एमसीएक्स, वेट ऑन बीएससी। Gaurang sir, next big trigger for the markets would be the budget of 2026. तो बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कहाँ पे सरकार जो है वो अपना फोकस बढ़ा सकती है, और बैंकिंग को लेके कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स की हम आशा रख सकते हैं? तो बजट से पहले मेरे ख्याल से अगले महीने 10 जनवरी से तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा दशा और दिशा बाजार को देंगे। बजट को लेकर के हर साल जो मैं एक बात कहता हूं कि विकसित भारत का नक्शा लेकर के बजट आगे बढ़े, रोजगारी खड़ा करने का प्रयास करे, और जो अटकल है अलग अलग रेगुलेशंस को लेकर के, उसको पारदर्शिता का इस्तेमाल करते हुए बहुत सीधा और सरल बना दे। बैंकिंग को लेकर के, हाँ, मैंने भी सुना था कि 12 आज के तारीख में मेरे ख्याल से 12 कुछ लिस्टेड एंटिटीज हैं किंतु सरकारी बैंक लिस्टेड, उसकी संख्या 12 से कम करके 4 करने की मंशा है सरकार की। तो जाहिर है छोटी और कुछ मझौली सरकारी बैंकों का विलय होगा बड़ी बैंकों के साथ। अब वो माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी बजट में कुछ इसका स्पष्टीकरण देते हैं या नहीं देते हैं, वो तो आने वाला समय भी बताएगा। लेकिन हाँ, एक विकसित बजट हो और लोगों को साथ लेकर के चले और रोजगार खड़ा करे। तो अर्निंग्स और बजट से पहले हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज योर पोर्टफोलियो, क्या करना चाहिए? मैं ये कभी नहीं करता गीतू। ये छोटी मध्यम अवधि के लिए मेरे ख्याल से खुश भाई ज्यादा मेरे से सक्षम है। और ये बजट और तिमाही नतीजे आते जाएंगे हर साल। तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये छोटी, और मैं सक्षम नहीं हूँ तो मैं उस चीज पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, आपका दृष्टिकोण लंबा रखिए, और बाजार मेरे ख्याल से ये जो हमने नया सर्वोच्चम शिखर जो देखा था अभी 26,300 के पार का, ये तो एक केवल औपचारिकता है। करेक्ट। मेरे ख्याल से हम यहाँ से और ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, अर्निंग्स के लिए कोई ऐसा सेक्टर जो आपकी फोकस लिस्ट में सबसे ऊपर है? एक नहीं, अनेक है। आप अभी जो हमसे चर्चा कर रहे थे वित्तीय क्षेत्र को लेकर के, तो पूरा ब्रह्मांड वित्तीय क्षेत्र का अच्छा लगता है। बीएफएसआई सेगमेंट, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक मजबूत है, एनबीएफसीज, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, शेयर बाजार से जुड़े हुई कंपनियां, रक्षा क्षेत्र की कंपनियां, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां और ऑटो क्षेत्र। ओके, चलिए कुछ से पूछते हैं। कुछ अर्निंग्स और बजट से पहले आप क्या कर रहे हैं? एनी स्टॉक्स, क्योंकि बजट से पहले और देखा जाता है कि रेलवे स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन का, शायद गौरांग कुछ बोल रहे थे, सॉरी आई मिस्ड इट आउट। नहीं, मैं मेरे टीम मेंबर से बात कर रहा हूं। ओके, तो रेलवे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं, डिफेंस कंपनी में थोड़ी बहुत जान फूक जाती है, ऐसे कुछ स्टॉक्स जो आपने लिस्ट किए हों कुछ? डेफिनेटली, मैं भी गौरांग सर के साथ एग्री करता हूँ कि ऐसे इवेंट के लिए आई डोंट प्ले स्टॉक स्पेसिफिक। हाँ, ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं हम लोग, बट इट इज इंडेक्स स्पेसिफिक, क्योंकि
इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नहीं आया तो भी स्टॉक गिर जाता है। तो रादर आई वुड प्रीफर टू हैव अ इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। मुझे ये लग रहा है कि जो रिजल्ट्स है आने वाले, उसमें एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आएंगे ओवरऑल, अगर हम बैंकिंग और जो हाई वेटेज सेक्टर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मैं फिलहाल एक जनवरी के लिए अगर कवर्ड पुट की स्ट्रेटेजी है, आई बिलीव 26,200 के ऊपर मार्केट जाने में अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके तो आई थिंक टू बिफोर बजट, यानी पहली फरवरी से पहले आई एम टेकिंग हेजिंग माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजीशन। ओके मेरे ख्याल से आफ्टर बजट अनाउंसमेंट हम लॉन्ग टर्म की एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो फिलहाल मेरा व्यू ऑन इंडेक्स टू प्ले दिस इवेंट इज ऑन सेल साइड। चलिए, एक और सेक्टर जो आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। कैनफिन होम्स करीबन 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, और कुछ अन्य कंपनीज जहां होम फर्स्ट में भी 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो चुनिंदा कंपनियां हैं जहां हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और 25 बेसिस पॉइंट का कट हाउसिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा माना जाता है। डिमांड बढ़ती है और लोन भी सस्ते होते हैं। तो गौरांग सर, रियल एस्टेट सेक्टर विद 25 बेसिस पॉइंट कट, कहाँ पे आप ध्यान रख रहे हैं इस समय? आपने जो अभी बात करी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, तो ये तो कैनफिन होम्स और मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दो हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। रियल एस्टेट सेक्टर में नाम बताने से पहले मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा एक सावधानी बरतने की भी बात, क्योंकि इतने बदलाव होने के बावजूद भी गीतू रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी हाई बीटा है। करेक्ट कहने का तात्पर्य है कि जब बाजार ऊपर जाता है तो ये आगे बढ़ते हुए योगदान देता है, जी और जब बाजार नीचे आता है तो ये आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ खींच के लेके आता है बाजार। जी खरीदारी है हमारी, पसंद है रियल एस्टेट सेक्टर में। DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा लिमिटेड, ओबराय रियलिटी, ये सब खरीदारी की सूची में शामिल है। लेकिन जैसे मैंने बताया, जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए। कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं। NBCC जहां 175 रेजिडेंशियल यूनिट्स उन्होंने ग्रेटर नोएडा में बेचे हैं 485 करोड़ के। एक तो ये स्टॉक, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक जहां होम लोन दरों में कटौती की गई है, एंड इट हैज बीन कट टू 8.10% पोस्ट द RBI रेपो रेट कट। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू कुछ, पंजाब नेशनल बैंक एंड NBCC? हाँ, सो मुझे लगता है कि NBCC में 110 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है, एंड सेम वे 120 वाज अ गुड सपोर्ट ऑन PNB वीकली चार्ट्स पे। आज वॉल्यूम के साथ पहले ही दिन हफ्ते ये ब्रेक हुआ है, तो मुझे लगता है करेक्शन दोनों स्टॉक्स पे आएगा। PNB की बात करें तो 112 का सपोर्ट है, वहां तक आएगा। NBCC मुझे लग रहा है 98 तक आ सकता है। तो फॉर शॉर्ट टर्म आई वुड बी अवॉइडिंग बोथ द स्टॉक्स। गौरांग सर, एक ट्रेंड बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से दिख रही है। अगर आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स को देखें तो आज 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर सिर्फ 4 शेयरों ने बनाया है। हालांकि 52 वीक लो पे करीब करीब 30 शेयर जो है NSE 500 के हैं, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन है, जो बेंचमार्क्स की वजह से छुप रही है। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इस समय आपका क्या नजरिया है? इज इट बेटर टू स्टे विद लार्ज कैप? बिकॉज ये ट्रेंड हम पिछले कुछ हफ्तों से नोटिस कर रहे हैं। ये तो देखिए, अगर आप अनुभवी नहीं है शेयर बाजार में, तो पहले तो आपको म्यूचुअल फंड का प्रयोग करना चाहिए, सिप्स करके वगैरह वगैरह, जहां पर जिम्मेदारी होगी फंड मैनेजर की और उसके टीम की कि वो कहां पर निवेश करते हैं। लेकिन वहां पर भी आपको अभ्यास करना अनिवार्य है। अगर आप जानकार हैं, अनुभवी हैं, तो पहले तो आप सीमित रहिए दिग्गजों में। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है, तब जाकर के मिड और स्मॉल कैप में आप कदम रखने का प्रयास कीजिए। लेकिन वहां पर भी आपको मेरे ख्याल से बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको कामकाज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कंपनी के ऊपर उंगली रख दी और वहां पर निवेश किया और आप फिर अनुमान लगाते हैं कि आपको मुनाफा हो। तो दिक्कत है, छोटी और मझौली कंपनियों में अभी भी दिक्कत है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि क्षेत्र के आधार पर मझौली कंपनियों पर आप ध्यान दें। ओके कुछ आपके रडार पे कौन से शेयर है? अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं थोड़ा अभी बेरिश हूँ, तो प्योरली फॉर शॉर्ट